सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे शुद्धिकरण पर। शुद्धिकरण के 3 व्याख्यान 3 वीडियो लेक्चर्स में आप तक पहुंचा चुका था। उसी श्रृंखला में आज चौथा है। अब तक लगभग मैं आपको 450 शब्दों का शुद्धिकरण करा दिया था। मैंने आपको बताया था आपको कि किस प्रकार की अशुद्धि है, अशुद्धि का क्या कारण है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि 2 प्रकार से प्रश्न आपके पर्चे में आते हैं, और लगभग जहाँ भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आपसे मेरा परामर्श से आग्रह है कि इसको अच्छे से ध्यान रखना, कॉपी पेन लेकर के ठीक से प्रैक्टिस करना। अधिकतर वे शब्द हैं जो देखने में बिल्कुल शुद्ध लगते हैं, लेकिन वो हिंदी देवनागरी के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अशुद्ध हैं। तो आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि थोड़ा अभ्यास कर लोगे तो 2-4 प्रश्न आपके ठीक बन जाएंगे। देखो, आज जो शब्द आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो इस श्रृंखला के सारे शब्द अशुद्ध हैं। मैंने ट्रिपल क्रॉस किया, इसका मतलब ही क्या है जी? अशुद्ध। और इधर वाले भी अशुद्ध हैं, मतलब कि जो लिखे हुए हैं आपके समक्ष वह सब अशुद्ध हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या अशुद्धि है या इनको किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है साहब, तो चलते हैं। मेघाच्छन्न का शुद्ध रूप होता है मेघाच्छन्न। उसके पीछे की लॉजिक क्या होता है विद्यार्थियों? दीर्घ संधि हो रही है, मेघ धन आच्छन्न। तो मेघ धन आच्छन्न तो हो रहा है, लेकिन ये जो आच्छन्न है इसके अंतर्गत छन्न जुड़ रहा है आ में। और स्वर के बाद जब भी, व्यंजन संधि का नियम है कि स्वर के बाद जब भी छ महाप्राण आता है तो बीच में इस सेंटर पर, यहां पर च अल्पप्राण का आगम हो जाता है। स्वर के बाद जब भी छ आता है तो बीच में च आ जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इधर देखो, कल आपको कुछ शब्द लिखाए थे मैंने, मातृधन छाया। अब जरा ध्यान देना, धन के पहले त नहीं है बल्कि री है, ऋषि है, और ऋषि स्वर है, आगे आया छ, तो जो शुद्ध शब्द बनता है वो बनता है मातृ छाया। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं वृक्ष धन छाया, तो यहां भी शुद्ध शब्द जो बनता है वो होता है वृक्ष छाया। चूंकि क्षत्रिय वाले में पीछे अ आ रहा है और अ जो है वो छ आगे आने की वजह से बीच में च आ जाएगा। इसी प्रकार कल और शब्द लिखाया था मैंने आपको, प्रतिच्छवि, ये शुद्ध शब्द है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? प्रतिधन छवि। तो ये जो धन के पहले आपको विदित है, त नहीं आ रहा बल्कि ई आ रहा है, क्योंकि जब मैं त में हलचिन लगाऊंगा तो ई बाहर निकलेगा। धन त में हलचिन लगाऊंगा तो ये ई निकलेगा, यानी कि धन के ठीक पहले ई है, फिर उसके पहले त है, यानी ये इस प्रकार है। इतना तो आप समझते होंगे। जिनको नहीं पता वो मेरे संधि के वीडियोस देखें, वर्णमाला की वीडियो देखें, वहाँ बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये ई स्वर है, तदुपरांत छ आ रहा है तो बीच में च का आगम हो गया। ये सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी जब मातृ छाया, छत्र छाया वगैरह आया था। तो ये उसके पीछे की लॉजिक होता है। ठीक है, स्वर के बाद छ आता है महाप्राण, तो बीच में च का आगम हो जाता है। तो मेघ धन आच्छन्न, जो मेघों से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ, उसको बोलते हैं। माताहीन नहीं होता है जी, मातृहीन होता है। हीन का मतलब होता है रहित, माँ से रहित। मोक्ष, चूंकि दाई जो है ये पुल्लिंग के लिए आता है और इसका स्त्रीलिंग होता है दाय, यानी इन्हीं प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? मोक्षदायिनी। गंगा मोक्षदायिनी है। मूर्छा में याद रखेगा साहब, और कोई त्रुटि नहीं है, बस उ दीर्घ आता है। मुहूर्त में क्या हो रहा है जी? मुहूर्त के अंतर्गत याद रखना, ये कई मर्तबा आया हुआ शब्द स्टार लगा लेना। ह पर बड़े उ की मात्रा आती है और ये रत पर निकलता है। मुरहुत नहीं होता, मुहूर्त होता है। मुहूर्त, ध्यान रखना, मुरहुत नहीं। मैथिली, शरण में क्या हो रहा है? मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। क्या होता है? मैथिली। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? उसके पीछे की लॉजिक क्या है? चूंकि मूल शब्द है हमारे पास मिथिला, ध्यान दीजिएगा, और इस मिथिला में ई प्रत्यय लगा दिया। ध्यान देना, इस मिथिला में ई प्रत्यय लगा दिया तो आगे आई का आगम हो गया। थ में कोई रूपांतरण नहीं करेंगे, समझ दीजिएगा। मूल शब्द क्या है? मिथिला। मिथिला में ई प्रत्यय लगाया तो मी जो छोटी ई था,
अपत्यवाची प्रत्यय के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ा ऐनक की मात्रा आ गई और थ यथावत रह गया, और ये पीछे का आ लोप हो गया ल का, और ये बड़ी की मात्रा इस पर आ गई। तो शब्द क्या बन गया? मैथिली। मिथिला से क्या बन गया? मैथिली। मैथिली का मतलब ही है जो मिथिला से संबंध रखे, और इसीलिए इसी मिथिला के पीछे अगर इस लगा दूंगा तो, इसी मिथिला के पीछे इस लगाऊंगा तो मिथिलेश हो जाएगा। मिथिला का स्वामी जनक को कहा जाता है, चूँकि मिथिला क्षेत्र है जो बिहार में है, जहाँ के जनक शासक थे, ऐसा हम मानते हैं। तो मैथिली यानी कि मिथिला से संबंध रखने वाला। तो ये इसका लॉजिक है। ई प्रत्यय लग रहा है बड़े ई वाला, तो यहाँ पर मिथिला से मैथिली बन गया और पीछे लगा दिया मैंने शरण, मैथिली। ध्यान रखना, भाषा भी है एक, उधर जो भाषा बोली जाती है मैथिली। सरोजनी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सरोजिनी। उसके पीछे की लॉजिक भी इतनी है कि सरोज में इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। याद रखना, मैंने कई बार आपसे कहा है, सरोज में इन्हीं लगाएंगे तो सरोजिनी हो जाएगा, कमल में लगाऊंगा कमलिनी हो जाएगा, वाहन में लगाऊंगा वाहिनी हो जाएगा, भुजग में लगाऊंगा भुजगिनी हो जाएगा, यक्ष में लगाऊंगा यक्षिणी होगा अणा, और ग्रह में लगाऊंगा तो गृहिणी हो जाएगा। इसी प्रकार याद रखना, पद्मिनी के अंतर्गत शुद्ध रूप ये होगा। उसकी लॉजिक क्या है? पद में इन्हीं प्रत्यय लगा दिया। एक बात आपको मैं यहाँ और बता दूं कि सरोज और पद्म दोनों कमल के पर्यायवाची। तो सरोजिनी और पद्मिनी, वो जो रानी पद्मिनी पद्मिनी बोलते हो वो अशुद्ध है, उसका वाचन क्या होगा? शुद्ध पद्मिनी, न कि पद्मनी। तो पद्मिनी है, उसमें मूल शब्द पद्म, पदम नहीं पद्म, द आधा है, और वहाँ पर है सरोज, सरहदंज, यहाँ विसर्ग संधि हो रही है। तो सरोज और पद्म बोलते हैं कमल को। इन्हीं प्रत्यय लगा करके स्त्री द्योतक शब्द बन गया सरोजिनी और पद्मिनी। तो सरोजिनी और पद्मिनी दोनों कमलिनी के पर्यायवाची हैं, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। यथेष्ट, यथेष्ट के अंतर्गत ट अल्पप्राण आता है। यथाधन इष्ट, जैसी आवश्यकता है या जैसा हमें चाहिए, जो हमारे लिए वांछित है, जैसे ही हम जो हमारे लिए अनुकूल है, उसको बोलते हैं यथेष्ट। गुण संधि हो रही है। याग वल के नहीं होता यार, सही शब्द होता है मेरे विद्यार्थियों, याज्ञ वल के। देखो आप, एक ऋषि का नाम है याज्ञ वल के। युधिष्ठिर नहीं होता भैया और बहनों, शुद्ध शब्द होता है युधिष्ठिर। क्या होता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? युधि। अब ये युधि जो शब्द है, ये युद्ध शब्द की सप्तमी विभक्ति है, युधि धन स्थिर। वन वर्ड में जब कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। और बहुब्री समास का उदाहरण है, यहाँ हम सबसे पहले बहुब्री मान लेते हैं। युधि धन स्थिर, हम अक्सर युधिष्ठिर बोलते हैं, और चूंकि हम अशुद्ध वाचन करते हैं इसलिए लेखन में भी अशुद्धि कर बैठते हैं। तो मेरा आपसे परामर्श है कि आप वाचन भी युधिष्ठिर करें और लेखन में भी आप युधिष्ठिरी लिखें। इधर के शब्दों पर आते हैं, इनमें क्या हो रहा है? यशगान नहीं होता, सही शब्द होता है यशोगान, यानी कि किसी के यश का बखान करना, उसका गान करना, वो होता है यशोगान। वस्तु तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो विसर्ग संधि हो रही है, यशोधन गान। रागनी नहीं होती, इन्हीं प्रत्यय लगता है तो रागिनी होता है। वस्तुतः मूल शब्द क्या है? राग, और उसमें जोड़ दिया इन्हीं प्रत्यय तो शब्द बन गया रागिनी। रचयिता नहीं होता भैया, वो रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। रचयिता नहीं होता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। कई मर्तबा आपके परिचय में पूछा हुआ शब्द है, तो क्या बोलोगे? रचयिता। जैसे कवित्री होती है ठीक उसी विधा से। रंगाई के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुस्वार आता है, चंद्र बिंदु नहीं आता, चूंकि रंग में आई प्रत्यय लग रहा है, और चूंकि रंग में अनुस्वार आता है तो यहाँ पर भी यौवनावस्था नहीं होता, यौवन होता है। चूंकि यौवन में अप्रत्यय लगाऊंगा तो भाववाची संज्ञा के रूप में यौवन बन जाता है। यौवन का मतलब होती है जवानी, और या फिर यौवन धन अवस्था से युवावस्था। दूसरा शब्द क्या बन जाएगा बताओ? युवावस्था, यानी कि युवा धन अवस्था या यौन धन अवस्था। रुद्र के अंतर्गत छोटी ऊ की मात्रा आती है, घुंडी नहीं लगती, फोल्ड नहीं होता। यहाँ रुद्र नहीं, रुद्र का मतलब होता है शिव, भगवान शिव को रुद्र बोलते हैं। लब्ध प्रतिष्ठित नौ, अगर प्रतिष्ठा में इत लगाते हैं तो प्रतिष्ठित बनता है, लेकिन इसके पहले लब्ध लग रहा हो तो फिर पीछे इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठ।
वन हु हैज अचीव्ड प्रेस्टीज, जिसने प्रतिष्ठा को लब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया है, जिसने प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, उसको बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। और यदि लब्ध नहीं लगाएं तो प्रतिष्ठित सही है। वाक्य देखिए, राम प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बिल्कुल सही करना है। पर यदि मैं कहूं राम लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो गलत होगा, राम लब्ध प्रतिष्ठ है। समझ रहे? तो प्रतिष्ठा में इत प्रत्यय तभी लगाएं जब लब्ध ना हो। राजनीतिक बिल्कुल करने को तो सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये, हालांकि फिर मैं कहूँगा आपसे 4 ऑप्शन में जब तीनों बहुत ज़्यादा अशुद्ध हों तो ही आप इसको राइट माने, और अगर आपको तीनों बिल्कुल शुद्ध लग रहे हो और ये दिया गया हो और शुद्ध अशुद्ध पूछा जा रहा हो तो फिर आप, चूंकि 99% जगह यही लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। अब यहाँ की लॉजिक क्या है? राजनीति में हमने एक लगाया है, राजनीति। अब इसके अंतर्गत जब हम सिर्फ का जोड़ दें, बस एक मत लगाओ, और उसमें जब एक लगाया तो फिर नीति में लगा करके नेति कर दिया, फिर राज के साथ जोड़ा, तो ऐसा नहीं। लाजवती नहीं, शुद्ध शब्द होता है लाजवंती। लाजवंती का तात्पर्य होता है जो लज्जा करती हो, जो लज्जा करती हो। वापिस नहीं होता, सिर्फ वापस। विद्यार्थी में बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन विद्यार्थी के साथ जब गण जुड़ जाता है तो छात्रों फिर छोटी की मात्रा हो जाती है, और विद्यार्थी गण हमेशा छोटा हो जाता है। जैसे परीक्षार्थी बड़ा होता है, लेकिन जब मैं लिखूंगा परीक्षार्थी गण तो भी छोटा हो जाएगा। और याद रखना, गण लगने के बाद शब्द बहुवचन बन जाता है। ठीक है, आप कॉपी कर लो, कुछ और शब्द आगे देखेंगे। देखिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं, और जैसा आप देख रहे हो क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप देखते हैं। वस्तुएं एडी और चंद्रबिंदु, वांग्मय, इस विधा से लिखें, वांग्मय। उसके पीछे की लॉजिक है। फिर वही कहूँगा, जिन्होंने व्यंजन संधि ना पढ़ी हो तो व्यंजन संधि का वीडियो देखें आप लोग, वहाँ बता रखा है ये शब्द और ऐसे तमाम शब्द। वाक धन मय, तो ये जो क है अपने पंचम में जाएगा, क ख ग घ ङ, तो वांग्मय। विभीषण होता है, शब्द होता है विभीषण, चूंकि शब्द है हमारे पास भीषण यानी भयानक, और उस भीषण के अंतर्गत वी उपसर्ग लगा दिया तो शब्द हो गया विभीषण। जो भीषण ना हो, सौम्य हो, उसको बोलते हैं विभीषण, रावण का भाई। तो विभीषण नहीं होता, विभीषण होता है। इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध हैं। वांछनीय, वांछनीय होता है, चंद्र बिंदु ना लगाएं, अनुस्वार लगाएं, चूंकि वांछा, वांछा का मतलब होता है इच्छा, वांछा, उसमें अनीय लगा देंगे तो हो जाएगा वांछनीय। तो ध्यान रखना, उसके अंतर्गत क्या देखा आपने, चंद्र बिंदु नहीं, अनुस्वार आता है। ठीक से समझना। वाल्मीकि बहुत ज़्यादा पूछा हुआ शब्द है। इसमें देखने में ये बिल्कुल अटपटा लगता है, पर शुद्ध यही है। आप देखो, म में बड़ी की मात्रा आ रही है और क में छोटी की मात्रा आ रही है। इसके पीछे की लॉजिक भी जान लो। शब्द है वल्मीक, और वल्मीक में ई प्रत्यय लग रहा है, और ई कौन सा लग रहा है जी, ह्रस्व ई, छोटी वाला। तो अब ये वल्मीक से क्या बन गया, आगे आ का आगम हो गया, ये यथावत रह गया, और इसमें ये मात्रा लग गई, तो शब्द हो गया वाल्मीकि। वाल्मीकि का मतलब होता है मिट्टी का ढेर, बांबी, और उस पर चूंकि उन्होंने साधना की तो आगे वो वाल्मीकि कला है। विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। अब एक शब्द है आपके समक्ष, वेशभूषा, और मुझे जहाँ तक जानकारी है ये आपके पर्चे में पूछा भी जा चुका है, वेशभूषा। तो वेशभूषा के अंतर्गत याद रखना, वेश और भूषा ये शुद्ध होगा, ये आपके पर्चे में पूछा जा चुका है। वेशभूषा, वाहनी नहीं होता, वाहिनी होता है। मैं आपसे कह चुका हूँ कई बार, इन्हीं प्रत्यय लग रहा है, चाहे फिर वह विलेणी हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे भुजगिनी हो, चाहे यक्षर्पिणी हो, चाहे गृहिणी हो, और अभी आपके लिए आया है विरहिणी, तो उसके अंतर्गत भी यही होता है। ठीक है, चाहे कमलिनी हो, चाहे सरोजिनी हो, चाहे पद्मिनी हो।
व्यवहारिक नहीं होता भैया, व्यावहारिक होता है। क्या होता है बोलो? व्यावहारिक। कारण व्यवहार में एक प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या था? व्यवहार। व्यवहार, उसमें एक लगा दिया तो व्यावहारिक। विदुषी, ये आपके पर्चे में आ चुका है सेकंड ग्रेड में, तो ध्यान रखना। विदुषी महिला को बोलते जो बहुत पढ़ी लिखी हो, द में छोटी की मात्रा। शाबाश, उच्चारण से ही लग रहा है, शाबाश। पीछे सदंता नहीं आता, शतालु आता है। शाबाश, शाबाश। किसी को जब हम उसको उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो फिर हम शब्द बोलते हैं शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ पर ये शब्द हम काम लेते हैं, शाबाश। चलिए साहब, उसके बाद आपके पास है उधर क्या? व्यवव्रत। व्यवव्रत नहीं होता, व्यववृत होता है। व्यववृत यानी कि जिसको व्यवहार में लाया गया हो, ये वही है वकार, व्यववृत। शारीरिक, ये भी आपके पर्चे में आ चुका है, आप पुराने पर्चे ट्यूटोरियल सब मिल जाएंगे। व्यववृत और शारीरिक, इसके पीछे लॉजिक इतना है, शरीर में एक प्रत्यय लगा दिया, और आपको विदित है एक प्रत्यय जो ही लगाया शरीर में तो श का तो श हो गया। इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा और ये छोटी र पर आ गए, तो शारीरिक। ध्यान देना, ये पर्चे में पूछा जाता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अटपटा लग रहा है। शनै का मतलब होता है धीरे। शनै शनै मम जीवन आगच्छ, सुनाऊंगा आपने। तो शनै शनै नहीं, शनै शनै। इस शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। शनै शनै मम जीवन आगच्छ। शिखर नहीं, शब्द होता है शिखिर। सिफारिश, ओहो, सिफारिश से ही काम चल रहा है, तो फिर छोटी लगाओ यार। सिफारिश। श्रीमती देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन आपको कहा था कि मति प्रत्यय बड़ा होता है। श्रीमती, बुद्धिमती, याद है ना, भाग्यवती वगैरह वगैरह, तो श्रीमती। दिग्मंडल नहीं, दिग्मंडल। यहां पर भी वही लॉजिक काम कर रहा है जो आपका वांग्मय में है। दिग्मंडल यानी कि क में हलचिन, दिंग धन मंडल। ध्यान देना, षटमुख नहीं होता भैया, और षणमुख। जिसके 6 मुख हों उसको बोलते हैं षणमुख। अब आप चाहो तो इसकी भी लॉजिक जान सकते हो। कैसे? व्यंजन संधि हो रही है, षट धनमुख। षड्यंत्र बहुत बार आया हुआ है, और ये आता है कैसे? हलचिन लगाना। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? ट में हलचिन आता है, षट धन यंत्र, वो ट जाता है अपने ट ठ ड तृतीय में, तो ट ठ और ड, चूंकि वो आधा है तो उधर आने वाली ध्वनि भी आधी रहेगी, तो षड, षड्यंत्र। शुभेशी 2 मात्रा आएगी, ऐनक की मात्रा आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि शुभ धन ऐसी, वृद्धि संधि हो रही है, शुभ धन ऐसी, शुभेशी। और ये शुभेच्छु आ गया, यस। देखो, जहां मैं बोलूं ये आ गया, इसका मतलब फिर वो आया हुआ है। ये मत मानना कि कहीं भी बोल देता हूं कि ये आ गया। शुभेच्छुक नहीं होता, शुभेच्छु, शुभ इच्छा रखने वाला। का मत लगाना। तो मैं चाहूंगा एक बार पुनः आप इन शब्दों को नोट कर लो अच्छे से, फिर कुछ आगे देखते हैं। ठीक है साहब, आपने कॉपी कर ली होगी। ये सारे अशुद्ध थे, ये सभी शुद्ध हैं। पुनः ये अशुद्ध, और इस श्रृंखला के इस पंक्ति के सभी शुद्ध हैं। मैं कुछ और शब्द आपको देता हूं, देखिए। पुनः कुछ शब्द आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर यहां लिखे हुए हैं। ये इस पंक्ति के सारे शब्द अशुद्ध हैं, और इधर भी अशुद्ध हैं। शोचनीय बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, लेकिन शुद्ध शब्द होता है शोचनीय, ध्यान रखना। हाँ, सोच अगर लेके तो ठीक है, क्योंकि शुच धातु से निर्मित है। और स्वशुर, ध्यान देना, तो यहाँ आप क्या करोगे जी? स्वशुर, जिसको हम बोल देते हैं तद्भव है इसका ससुर। ठीक। समश्रु, समश्रु ये बोलते हैं मूंछ को।
समश्रु। किसको बोलते हैं साहब? समश्रु, मूंछ, और वो तद्भव माना जाता है, ये तत्सम है। समश्रु, मूंछ। स्तोत्र नहीं होता साहब, स्तोत्र होता है। कभी गौर से देखना, श्री राम रक्षा स्तोत्र नहीं होता, स्तोत्र होता है। इस स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। तो शोचनीय। अच्छा, इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध हैं, ध्यान है, आपको बार बार बोलता हूं मैं, इधर वाले शुद्ध होंगे। सशंकित नहीं होता यार, एक प्रत्यय मत लगाओ, सिर्फ सशंक। स्राव नहीं होता, स्राव, जैसे जल स्राव हो रहा है, दुग्ध स्राव हो रहा है, रक्त स्राव, तो स्राव नहीं, स्राव। रसना, बहना। सिंदूर, बड़े ओ की मात्रा, सिंदूर। सिंदूर, सिंदूर के अंतर्गत आप लोग बड़े ओ की मात्रा ही लगाएं। इसके बाद आपके पास आया है सुई। कई बार आपने पढ़ा होगा, तो ये सुई हो गया है। सुई के अंतर्गत बड़ी की मात्रा आती है, सुई। फिर आ रहा है सीधा साधा। लग तो अच्छा रहा है, पर देखो जी, सीधा ये होता है और उसके बाद सादा, सीधा सादा। सुंदर में ताई में, मतलब सुंदरता में आई प्रत्यय मत लगाओ, उसमें खुद में लग गया ना यार, सुंदर में ता लगा दिया, अब आई की जरूरत कहाँ है, क्योंकि ये खुद भाववाची संज्ञा हो गया। भाववाची संज्ञा है कौन? सुंदरता, भाववाची संज्ञा, तो आई मत लगाइए। षड दर्शन, अरे भाई जब जोड़ोगे तो षड दर्शन नहीं रहेगा, षड दर्शन, छ दर्शन। जिनको जानना हो षड दर्शन कौन से हैं, तो वो समास का प्रकरण पढ़ लेना, वहाँ पर मैंने द्विगु समास में बताया हुआ है। हाँ, संधि करोगे ना, तो संधि में क्या आएगा? षट धन दर्शन। इसी ट्रक को ही आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? डा में। सोडा, अरे अंग्रेजी का शब्द है ना यार सोडा, तो उसमें नुक्ता नहीं आता, इंग्लिश के शब्दों में नुक्ता नहीं आता। सोडा। हथनी नहीं होता, हथिनी नहीं होता, हथनी होता है। हाँ, अगर हथनी आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो फिर उस पर सोच सकते हो। सिंहनी नहीं, या तो सिर्फ नी लगा दो, सिंहनी, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है सिंही। स्तनपान नहीं होता भाई, स्तन्यपान। शुद्ध शब्द क्या होता है, ये भी आपके पर्चे में आ चुका है, स्तन्यपान। वस्तु तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखने वाली है। स्तन, ये तो क्या होते हैं? वक्षोज। और स्तन्य होता है क्या? दूध। अब आप बताओ, पान किसका करते हैं, स्तन का या स्तन्य का? तो स्तन्य का करते हैं। वक्षोज, ये उरोज, और इनसे जो बनता है उसको बोलते हैं स्तन्य, मतलब कि दूध। तो स्तनपान नहीं कराएं, स्तन्यपान कराएं। सीडी नहीं, बल्कि सीडी, नुक्ता लगाएं। सुजन में यज्ञ लगा करके सौजन्य कर दिया, तो अब पीछे ता प्रत्यय का प्रयोग ना करें। कई बार बोल चुका हूं, तो शब्द रिपीट होने लग गए। सौजन्य, या फिर सुजन में ता लगा दें। देखो आगे स लग जाता है तो पीछे पूर्वक नहीं लगता, या तो सिर्फ आप बोलें सानंद। चूंकि सानंद का तात्पर्य क्या है भैया और बहनों? सधन आनंद, आनंद सहित। चूंकि स का मतलब होता है सहित, तो सानंद का आशय क्या हो गया? आनंद सहित। तो आनंद सहित जो है वो सानंद है। तो मैं या तो कहूं कि मैं यहाँ सानंद हूं, मतलब कि आनंद सहित हूं, और या मैं बोलूं मैं यहाँ पर आनंद पूर्वक हूं, तो भी ठीक है। पर अगर कोई ये कहे कि मैं यहाँ सानंद पूर्वक हूं, तो गलत है भाई। या तो स मत लगा या पूर्वक मत लगा। मैंने उनको सादर पूर्वक नमस्कार किया, नहीं है। सादर का मतलब ही क्या हो गया? आदर सहित, आदर सहित। सधन आतर, आदर दीर्घ संधि हो रही है, स उपसर्ग लग रहा है। मैंने उनको सादर प्रणाम किया, या मैंने उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया। तो जब पूर्वक लगा दिया तो स मत लगाइए, स लगा दिया तो पूर्वक मत लगाइए। शूर्पणखा, ये आपके RS 2018 के परिचय में आ चुका है। शूर्पणखा, तो ये होता है शूर्पणखा। शूर्पणखा संधि में आया था ये, वस्तुतः शूर्प धन नखा, तो वो जो न है वो अण में चला गया है। जिसके सूपड़े जैसे नख हो, नाखून चौड़े चौड़े लंबे लंबे सूपड़े जैसे, उसको बोलते हैं शूर्पणखा। तो यहाँ न नहीं आकर के अण आ जाता है, व्यंजन संधि इसके अंतर्गत मान बैठते हैं। साइकिल, साइकिल बड़ी कहाँ है? साइकिल का तो गया अब जमाना भैया, साइकिल तो छोटी है, ठीक है।
अब तो यूपी वाले ने छोटी साइकिल ले ली। सौहार्द नहीं, सही शब्द क्या होगा? सौहार्द, चूंकि सुहृद में आपने अब प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया सौहार्द। नोट कर लीजिए, मैं कुछ शब्दों को और आपके समक्ष रखता हूं। अच्छा याद है ना, ये सारे शब्द शुद्ध होंगे, पीछे जो लिखा था वो सारे शब्द शुद्ध है। ठीक, नोट करो। चलिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। देखो, पुनः कहूंगा मैं आपसे कि ये सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और ये भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब शुद्ध रूप देखेंगे तो स्वातंत्र्योत्तर, थोड़ा क्लिष्ट शब्द हो रहा है, स्वातंत्र्योत्तर। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले स्वतंत्र में यज्ञ लगा दिया, शब्द था हमारे पास स्वतंत्र, यज्ञ प्रत्यय लगा दिया तो शब्द हो गया क्या? स्वातंत्र्य। ध्यान देना, अब उस स्वातंत्र्य में फिर मैंने बाद में जोड़ दिया उत्तर, तो अब नया शब्द क्या बन गया? स्वातंत्र्य तो था ही सही, अब ये लगते ही तो हमारा नया शब्द हो गया स्वातंत्र्योत्तर। इसमें एक ही त है, जबकि यहाँ पर एक त और आना चाहिए, तो वो इस प्रकार से शुद्ध हो गया। शब्द बना कैसे है? मूल शब्द क्या है? स्वतंत्र, यज्ञ प्रत्यय लगा दिया, स्वातंत्र्य हो गया, पुनः उत्तर जोड़ दिया, तो गुण संधि के तहत स्वातंत्र्योत्तर। आप नोट कर लो, मैं हटाऊंगा इसको। मूल शब्द स्वतंत्र था, यज्ञ जोड़ा, स्वतंत्र में भी स्व और तंत्र जुड़े हुए हैं, संयोग हो रहा है, स्वातंत्र्य बनाने के बाद उत्तर जोड़ा और शब्द बना दिया स्वातंत्र्योत्तर, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद। बहुत अहम शब्द, ध्यान रखिएगा, गुण संधि हो रही है। सर्वाधिक अशुद्ध प्रचलित शब्दों में यह भी शामिल है। शुद्ध शब्द होता है ऋषिकेश, लेकिन दुर्भाग्य से जिस जगह का नाम उत्तराखंड में, जहाँ पर एक शहर का नाम है ऋषिकेश, वहाँ पर भी यही लिखा मिलता है। केवल श्रीमद्भगवद गीता में ही यह शब्द मिलेगा, या कोई धार्मिक पुस्तक हो या कोई अच्छी हिंदी की पुस्तक या संस्कृत की पुस्तक हो तो वहाँ मिलता है। तो शुद्ध शब्द ऋषिकेश और इसकी संधि हो रही है ऋषिक धन ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां या मन, ईश का मतलब स्वामी, जो हमारे इंद्रियों का या मन का स्वामी, उसको बोलते हैं ऋषिकेश। भगवान विष्णु या कृष्ण का पर्यायवाची, ध्यान रखना, कृष्ण को भी कह सकते हैं और विष्णु जी को भी कह सकते हैं। शुद्ध शब्द होता है ऋषिकेश, याद रखना। ऋषि के बाल से क्या लेना देना? ऋषि के केश, कोई तुक वाली बात नहीं है ना। ऋषिक हमारी इंद्रियां, ईश का मतलब स्वामी, हमारे इंद्रियों का, हमारे मन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी। गुण संधि हो रही है, हतभागिनी नहीं होती भैयाओं और बहनों, सही शब्द होता है हतभाग्या। अनाथिनी नहीं होता मेरे विद्यार्थियों, सही शब्द होता है अनाथा। अगर पुल्लिंग है तो अनाथ, अनाथ जा रहा था, अनाथ बच्चा था, अनाथ बच्ची थी। हिरण नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है हरिण। हिरण्य कश्यप नहीं होता, वक्ता प्रवक्ता पंडित पुरोहित आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य बोलते रहते हैं हिरण्य कश्यप, लेकिन शुद्ध शब्द होता है क्या? हिरण्य कश्यपु। ध्यान देना, क्या होता है? शुद्ध शब्द क्या पढ़ोगे और लिखोगे भी क्या? हिरण्य कश्यपु। बोलकर देखो, हिरण्य कश्यपु। तो अगर सही बोलोगे तो सही लिख दोगे। हष्ट पुष्ट नहीं होता यार, रिष्ट, हाँ में ऋषि की मात्रा और फिर पुष्ट, बड़ा रिष्ट पुष्ट बच्चा था। होले होले, तो होले तो दो मात्रा आएगी ना। सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है, और उस सहस्त्र का तात्पर्य होता है हजारों। सहस्त्र भाव, जिसके हजारों भुजाएं हों। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के हजारों नाम, सहस्त्र। सांपण नहीं होती यार, सांपिन होता है सांपिन। सतत के तवे हलचीनी मत लगाओ, यूं ही पैसे नहीं चला दिया आप लोगों ने तो। सतत, सदोपदेश कैसे हो जाएगा भैयाओं और मेरी बहनों? सही शब्द क्या होगा? सदोपदेश। कैसे? सत धन उपदेश। अब तक चला गया द में, सदुपदेश। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन। उसके पीछे लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है जी? सम्यक के क में हलचिन आता है और उसके बाद लगाएंगे दर्शन, तो शुद्ध शब्द क्या हो गया? सम्यक दर्शन। सलज्जित नहीं, लज्जित केवल, सिर्फ लज्जित, जो लज्जा से युक्त थे। सलज्जित लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। सिपाही नहीं होता यार, शुद्ध शब्द होता है मेरे विद्यार्थियों सिपाही। सुदामनी नहीं होता भैया और बहनों,
शुद्ध शब्द होता है विद्यार्थियों सौदामिनी। सूंड के अंतर्गत चंद्र बिंदु आता है और नुक्ता आता है, तद्भव शब्द। शुश्रूषा, अरे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है राजकुमारों ये वाला, शुश्रूषा, ध्यान देना। ये कई बार आपके शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ है, साथ में वन वर्ड में भी। शुश्रूषा, शुश्रूषा कहते हैं रोगी की सेवा या टहलने की इच्छा, टहलने की इच्छा या फिर रोगी की सेवा को कहा जाता है शुश्रूषा। टहलने की इच्छा हो। स्वास्तिक, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, स्वास्तिक आटा हो या कुछ और हो, स्वास्तिक होता ही नहीं है। स्वस्तिक, सिर्फ स्वस्तिक में एक क लगा दीजिए, स्वस्ति जो है उसमें क जोड़ दो, बस हो गया। शब्द क्या था? सु, उसमें क्या लगा दिया? अस्ति, शब्द क्या बन गया? स्वस्ति। शब्द क्या था हमारे पास? अस्ति है, अस्ति यानी है, आगे लगा दिया सु, तो शब्द और क्या बन गया? स्वस्ति, यण संधि हो गई, सुधन अस्ति। अब उस स्वस्ति के अंतर्गत हमने लगा दिया क्या? क, तो शब्द क्या बन गया जी? स्वस्तिक। लोगों ने एक लगा दिया तो एक ना लगाएं, शुद्ध शब्द क्या होगा? स्वस्तिक। क हटा दो तो वापस स्वस्ति, स्वस्ति के यहाँ से अ हटा दे तो अस्ति, और ये सु। ये अभी आपके सब इंस्पेक्टर 2018 के पर्चे, यानी कि 2016 की वैकेंसी जो 18 में हुई थी उसमें पर्चे में आया था ये स्थायित्व। ये कैसे लिखेंगे जी? स्थायित्व, ध्यान देना साहब। शॉर्ट सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बस छोटी सी गलती है नुक्ता की, लेकिन ये नुक्ता तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। शॉर्ट सी, इस ड के अंतर्गत नुक्ता मत लगाइए। देखो शॉर्ट सी, शॉर्ट सी किसे कहते हैं? शॉर्ट सी जो 16 वर्ष की हो। वन वर्ड में जहां पर मैंने आपको नायिकाओं से संबंधित वन वर्ड लिखाए थे, पहला वन वर्ड का भाग पहला जो था उसी के अंतर्गत लिखाए थे। 16 वर्ष से युवती को बोलते हैं, 16 वर्ष की युवती, उसको बोलते हैं क्या? शॉर्ट सी। षष्ठी, अब इस षष्ठी के अंतर्गत क्या हो रहा है? देखो छोटी की मात्रा दे रखी है, जबकि मात्रा कैसी आएगी? बड़ी की, षष्ठी, ध्यान रखना। और इस षष्ठी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? छठी। इस षष्ठी का तात्पर्य क्या होगा? इस षष्ठी का तात्पर्य छठी हो जाएगा, ठीक है, षष्ठी। इसके बाद शुरू, शुरू हमेशा बड़ा होता है, और छोटे बड़े का लोचा आपको बता दिया कि अगर घुंडी लगा दें तो बड़ा हो जाता है, यहाँ फोल्ड कर दे तो, जबकि विद्यार्थी शुरुआत हमेशा छोटी होती है, आप ऐसे याद रखना। शुरुआत के क्रम में फोल्ड नहीं होता ऊ, यानी कि छोटा हुआ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता, जबकि शुरू बड़ा होता है। मैं चाहूँगा आप लोग इनकी कॉपी कर दे, तो उपरांत फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, कुछ शब्द फिर आपके समक्ष हैं, देखते हैं। पहला शब्द लिखा हुआ है आपके समक्ष, स्थायी। इस स्थायी के अंतर्गत क्या होगा जी? बड़ी आएगी। इधर वाले सारे शब्द जो है वो अशुद्ध हैं, ध्यान रखना, ये भी अशुद्ध हैं। अब हम इनके शुद्ध रूप देखेंगे तो स्थायी जो है उसमें यज्ञ वाला और बड़ी, रुई नहीं, रुई, ऋषि शुद्ध तो ये है, पर अगर ये उपलब्ध ना हो तो दोनों में छोटी की मात्रा वाला मिल जाए आपको तो भी ठीक है, लेकिन मेरा आपसे परामर्श है कि आप प्रायिकता इसी को दें। स्वर्गारोहण नहीं होता है जी, स्वर्गारोहण होता है, चूंकि यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कैसे, स्वर्ग धन आरोहण। और जब हमने कहा स्वर्ग धन आरोहण, तो स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्ग लिखकर बता देता हूँ, देखो इधर देखो, स्वर्ग धन आरोहण, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आ है और वो ग है वो मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी। लोहित का मतलब होता है लाल, मात्रा एक ही आएगी, लोह में इत लगा दिया। वाक पट्टू,
बोलने में जो चतुर हो, वाक्पटु। ठीक है, तो क में हलचल लगाइए। वासुकी के अंतर्गत छोटी की मात्रा आती है। वासुकी के अंतर्गत छोटी की मात्रा लगाएं। देखने में आपको वो बिल्कुल अटपटा लग रहा होगा, लेकिन शुद्ध शब्द वही है। ठीक है साहब। वासुकी का तात्पर्य वैसे सूर्य से भी लेते हैं, जैसे सूर्य का नाम मित्र भी है, ऐसे वासुकी बोलते हैं। विजी गसा अशुद्ध शब्द है। देखिए अगला जो शब्द है वह है विजिक्षा। तो विजिक्षा कोई शब्द नहीं होता भैया, या तो शब्द होता है जीजी विषा। कौन सा होता है जी? जीजी विषा। जीजी विषा का तात्पर्य होता है, ये एकल शब्द में लिखाता हूं मैं आपको, और ये एकल शब्द में जहां पर इच्छाओं से संबंधित है वहां लिखा हुआ है। तो जीजी विषा का तात्पर्य होता है जीने की इच्छा, और या फिर जिगीषा। जिगीषा का तात्पर्य होता है जीतने की इच्छा, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है। विक्षुब्ध ये होता है, बिल्कुल बेचैन हो गया हो। रांगा ऐसे नहीं जी, रांगा तो ये होता है। विस्मृत यानी भूल जाना, और वह होता है विस्मृत। मिहिर में ह में भी छोटी की मात्रा आती है, म में तो छोटी आती ही। मिहिर, सूर्य या चंद्रमा को मिहिर कहा जाता है। श्राप नहीं होता जी, साप होता है। संतति का मतलब होता है संतान, संतति यानी संतान। सत्यव्रती नहीं जी, सत्यव्रत, वह सत्यव्रती था नहीं, सत्यव्रत था। शीरीष का तात्पर्य होता है एक प्रकार का पौधा है, एक पौधा, एक प्लांट विशेष को कहा जाता है, एक प्रकार का पौधा विशेष उसको कहा जाता है शीरीष। ध्यान रखना साहब। तो एक प्रकार का पौधा विशेष कर देता हूं मैं, ताकि सभी पौधों को नहीं, कोई खास पौधा। मोटा सा में क्या प्रॉब्लम हो रही विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार से लिखते हैं छोटा सा, मोटा सा, अच्छा सा, प्यारा सा, बोना सा, तो बीच में हाइफन लगाएं, योजक चिन्ह लगाएं। श्री गोपाल जी, याद रखना साहब, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने वहां से इनका चयन किया है। तो श्री अलग, गोपाल अलग और जी, श्री गोपाल जी एक साथ जोड़कर ना लिखें। श्री विद्या निवास जी, श्री विद्या निवास जी, तो आप शुद्ध कैसे लिखोगे? श्री विद्या निवास, और फिर जी अलग जाएगा, श्री विद्या निवास जी। दिन रात, तो दिन और रात। आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब सर्वनाम के साथ हम परफेक्ट जोड़ते हैं विभक्ति चिन्ह, तो साथ में आता है आपको, लेकिन राम को ऐसे नहीं आएगा। राम को, राम और उसके बाद को, लेकिन आपको में एक साथ आएगा, सर्वनाम के साथ एक साथ आता है। ठीक है साहब। तो ये आज हमारा शब्द शुद्धि वाला पार्ट, शब्द शुद्धि वाला अध्याय टॉपिक समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि भी बताऊंगा। वाक्यों में किस प्रकार की शुद्धि हो, अशुद्धि हो सकती है, उसको शुद्ध कैसे किया जाए। व्याकरणिक कोटि से पूछ लेता है वो कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा की है, सर्वनाम की, विशेषण की है, क्रिया की है, किस प्रकार की शुद्धि है, अशुद्धि है। तो अगले व्याख्यान के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिनसे आप वाक्य शुद्धि कर लोगे, वाक्य शुद्धि में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं या इस मंच से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, विशेष रूप से मेरा परामर्श है, प्रगाढ़ परामर्श है कि जितने शब्द, लगभग ये सारे अगर मैं कहूँ तो 500-550 शब्द आपके पास हो गए। यस, 500-550 शब्द आप तक मैं पहुँचा चुका हूँ शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत। यदि आपने इनका बहुत अच्छे से अभ्यास किया, बहुत अच्छे से आपने इनका प्रैक्टिस किया, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और इनसे बाहर जाएगा भी नहीं। आप इसकी पुष्टि करने के लिए विगत परीक्षाओं में पूछे प्रश्न सॉल्व कीजिए। पिछले 5-10 साल में जहाँ भी प्रश्न पूछे हुए हैं शब्द शुद्धि से,
उनको तलाशिए और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि उसमें से 99% शब्द इन्हीं में से होंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।